इटवा के नीचे अंदरवा में तो शायद पानी मार देगा, सूख जाएगा, जब भाकवा निकल जाएगा जितवा वाले। हेलो। यस सर, वेलकम फ्रेंड्स। हाँ अब हम लोग 20 लोग आ हाँ, ये चुके स्टार्ट हैं। करें क्या? हाँ सर, स्टार्ट करते हैं सर। हेलो। यस सर, स्टार्ट करते हैं। अरे गुड आफ्टरनून। ये आज फाइनेंस के बारे में कुछ सेकेंड क्लास है, जो बाकी कुछ थोड़ा बच गया था, उसके बारे में हम थोड़ा सा आउटलाइन ही कुछ हम बता दे रहे हैं। हेलो। यस सर। हेलो। क्या सब्जेक्ट है सर? हाँ, आवाज जा रही है ना? आ रही है सर। जी जी, आज का सर। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक। ये हमने अभी तक जाना कि फाइनेंस का कोई अगर प्रपोजल आ रहा है फाइनेंस सेक्शन में, तो उसको कंकरेंस के लिए, चाहे उसका एस्टिमेट अगर आ रहा है हेडिंग के लिए, तो उस डिफरेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मतलब फाइनेंशियल एंगल होते हैं, इम्प्लीकेशन होते हैं, उनको हम जज करते हैं। तो उसमें कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई भी प्रपोजल को अगर हम कंकरेंस देने के पहले ये हमको सुनिश्चित करना पड़ता है कि ये प्रपोजल हमारे रेलवे के बेनिफिशियल है कि नहीं, ये इसका जो हमारा वर्क पूरा होने पर जो इन्वेस्टमेंट हमारा जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसके रिटर्न में हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल रहा है। तो इस आधार पर उसको हम जज करते हैं, जिसको हम ROR कहते हैं। तो ROR का मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न आज के वर्तमान परिस्थिति में अगर किसी प्रपोजल में अगर इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आ रहा है कि वर्क करना है, तो उस इन्वेस्टमेंट के गेट में हमको ये देखना है कि एटलीस्ट हमको 10% का रिटर्न अगर हो रहा है, तब हम समझ रहे हैं कि ये फाइनेंशियली जस्टिफाइड प्रपोजल है। तो उस जो ROR निकालने की बहुत सारी विधि है, जो फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में दिया गया है, जिसमें हम मुख्य रूप से 3
मेथड को जानते हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा है कि पे बैक पीरियड होता है, और तीसरा होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो मुख्य बिंदु होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस अमाउंट के ऊपर क्या एनुअल मेंटेनेंस रेकरिंग चार्ज होता है और उसका मेंटेनेंस चार्जेस में क्या कॉस्ट पड़ता है, ये टोटल इंक्लूड ऑफ कॉस्ट के ऊपर हमारा क्या एंटीसिपेटेड अर्निंग होगा और उसके क्या अर्निंग हो रही है, तो इसका हम जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या हमारा रिटर्निंग हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं कि एटलीस्ट 10% अगर रिटर्न आ रहा है तो हम उसको कहेंगे फाइनेंशियली जस्टिफाइड है। कुछ प्रपोजल है जिसमें फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन को हम कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे चार्जिंग जो भी अगर एक्सपेंडिचर हो रहा अगर वो ऑर्डिनरी रेवेन्यू का है तो उसमें हम फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नहीं देखते हैं। दूसरा है कि अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का कोई अगर खर्च हो रहा है तो उस में भी हम फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं, इसका हम कंसीडर नहीं करते हैं। किंतु कुछ प्रपोजल ऐसा है कि जिसको हम अवॉइड नहीं करते हैं सेफ्टी व्यू से, तो उस प्रपोजल में भी हम ये ROR का जो ये होता है माने फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं, इसका हम कंसीडर नहीं करते। कुछ रेलवे यूजर्स है, पैसेंजर एमिनिटीज का वर्क है, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टाफ वेलफेयर वर्क का जो प्रपोजल है तो उसमें हम लोग फाइनेंशियली जस्टिफिकेशन जो होता है तो का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। तो इसके अलावा जो भी प्रपोजल होता है उसमें हम ये देखते हैं कि प्रपोजल में ये फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं, इसका ROR वास्तव में 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब बिंदु देखने के बावजूद ही हम कोई वर्क का कंक्लूजन देते हैं। तो पहला मेथड होता है DCF। तो DCF एक मेथड होता है जो आप देखिए फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 खोलिएगा। हेलो, उसमें आप ये देखिएगा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता है। तो इसका मुख्य बिंदु होता है क्या, टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। तो टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ मनी उसको कहा जाता है कि जो हम जैसे जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो, और जो उससे हमको रिटर्न मिल रहा है तो जिसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो। ये कितना साल तक हमारा कै साल में इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना साल इसका माने कैश इनफ्लो माने रेवेन्यू बेनिफिट हो रहा है, तो उसका मूल बिंदु ये है कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए, अगर एक उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि अगर 100 रुपया अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, माने आज के डेट में 100 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 100 रुपया आने वाला 1 साल में जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट 2% अगर मिल रहा है तो 100 रुपया का 1 साल में उसका रिटर्न 2% होते 102 रुपया, कमिंग ईयर में 100 रुपया का वैल्यू 102 रुपया हो जाएगा। तो ये तो एक रिटर्न जैसे हम एक इंटरेस्ट के आधार पर जो बैंक से हमको मिलता है। तो ठीक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में यही कॉन्सेप्ट होता है, बस ये होता है कि हमको यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ग्रोथ हो रहा है, इसमें हमको ये देखना है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग रेट माने ये कम के अगर प्रोपोर्शन बैक अगर इंटरेस्ट को बैक किया जाए तो उस रुपया का वैल्यू क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया 1 साल में 102 रुपया हो रहा है, तो ठीक 102 रुपया 1 साल में 100 रुपया हो जाएगा, यानी 102 रुपीज टुडे अगर 1 ईयर बैक अगर उसको हम ये करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल जो बाद 102 रुपया हो रहा है, तो 1 साल के पहले वो 100 रुपया उसका वैल्यू था। तो इसी को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड करते हैं,
और इसी आधार पर किसी प्रपोजल का हम ROR डिसाइड करते हैं कि ये जस्टिफाइड है कि। और दूसरा मेथड होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जो प्रपोजल हम लगाते हैं उस पर हमारा सालाना क्या रेट ऑफ रिटर्न हमको प्राप्त हो रही है, तो उस आधार पर हम ये जज करते हैं कि ये प्रपोजल को कंकरेंस दिया जा सकता है कि नहीं, ये फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं। तीसरा होता है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड में ये देखा जाता है कि अगर हम कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम रेट ऑफ रिटर्न नहीं देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमको आ रहा है। उनमें ये देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, वो कितना शॉर्ट पीरियड में, कितना कम से कम पीरियड में वो हमको रिटर्न हो जा रहा है, तब उस एंगल से हम कहते हैं कि ये फाइनेंशियली जस्टिफाइड है। तो इसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल अप्राइजल, फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन के लिए कुछ ये मेथड है जिसके आधार पर हम लोग ROR डिसाइड करते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारा कोई भी प्रपोजल होता है तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फंड अवेलेबिलिटी। तो फंड अवेलेबिलिटी में ये देखते हैं कि कोई भी प्रपोजल हो रहा है किस फंड से हो रहा है, और इसमें इसका प्रॉपर एलोकेशन क्या है, जिसमें ये खर्च को बुक किया जाए। तो ये जो एलोकेशन संबंधित अगर उसका डिटेल, उसकी जानकारी जो है फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 में दिख रहा है, जिसमें एलोकेशन के बारे में विस्तृत वर्णन है। जो एलोकेशन में जैसे कोई भी अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है तो मूल रूप से 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो भी एलोकेशन है वो 3 से 13 परसेंट करता है, डिमांड नंबर 3 से 13, और कैपिटल का होता है डिमांड नंबर 16। तो डिमांड नंबर 16 में डिफरेंट प्लान हेड है, जो 1100 से लेकर 6400 तक का है, 64, और उसके अलावा जैसे 71 है, 8400 है, ये सब जो है प्लान हेड, डिफरेंट प्लान हेड है, जिसके तहत जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बुक किया है। तो इसमें एक रूल्स ऑफ एलोकेशन है, तो जिसको 1974 में एलोकेशन को रिवाइज किया गया। जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के आधार पर ये किया गया कि एलोकेशन को जितना मीनिंगफुल और साइंटिफिक बनाने के लिए एलोकेशन को रिवाइज किया गया, तो उसमें ये देखा गया कि कोई भी हम एक्सपेंडिचर को एलोकेशन अगर बुक कर रहे हैं, तो चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, तो उसमें हमको ये देखना है कि जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं इसका क्या पर्पस है, जिसके आधार पर हम ये खर्च को कर रहे हैं। तो इसमें जो होता है कि रिवाइज एलोकेशन में, रिवाइज स्ट्रक्चर ऑफ एलोकेशन में क्या होता है कि आपका डिमांड नंबर 3 से 13 जो रेवेन्यू का है और डिमांड नंबर 16 जो कैपिटल का आता है, तो उसमें मुख्य रूप से हमको ये देखना है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, और दूसरा ये देखते हैं कि इसमें एक्सपेंडिचर होता है। तो आप जब आप एलोकेशन देखिएगा तो उसमें जैसे एक सपोज कीजिए कि डिमांड नंबर 3 देख रहे हैं, तो उसका जब डिमांड नंबर 3 देखिएगा तो उसमें आपका माइनर हेड होता है, सब हेड होता है और डिटेल हेड होता है। उसके बाद हम PU कहते हैं। तो कोई भी एलोकेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे मेन होता है जो माइनर हेड, सब हेड, डिटेल हेड। ये जो 3 हेड जो है, ये एक्सपेंडिचर डिनोट करता है कि व्हाई ऑफ द एक्सपेंडिचर, माने ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है क्यों की जा रही है। तो इसका एक्टिविटीज रिलेटेड, माने ये एक्टिविटीज रिलेटेड संबंधित जो खर्च होता है,
इसको हम जान देंगे कि ये एक्सपेंडिचर क्यों की जा रही है। तो इसका निर्धारण करने के लिए हमको माइनर और सब और डिटेल हेड के आधार पर इसको बाइफर्केशन किया गया है। ठीक उसी आधार पर जब हम आगे ये होता है तो उसी एलोकेशन में एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है कि ये जो एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है इसका पर्पस क्या है, मतलब व्हाट फॉर द एक्सपेंडिचर, मैंने इसका आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है। तो जैसे सपोज कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी का सैलरी पेमेंट हो रहा है, अब मान लीजिए डिमांड नंबर 3 जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ सर्विसेज है। जैसे मान लीजिए कि अकाउंट डिपार्टमेंट का किसी स्टाफ की सैलरी है, तो डिमांड नंबर 3 में अगर उसकी बुकिंग हो रही है तो वो जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसको पीयू कहते हैं, तो पीयू जैसे 01 होता है वो डिनोट करता है सैलरी के, 02 जो होता है आपका वो आपका डीए का होता है। तो इस तरह का डिफरेंट पीयू है जिसके आधार पर, जैसे 32 है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए, तो इस पीयू के आधार पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को डिसाइड किया जाता है। तो ये इस आधार पर हम कोई फंड का अवेलेबल है उसका हम एलोकेशन बुक करते हैं, जिसके आधार पर एक्सपेंडिचर को खास पर्टिकुलर एलोकेशन में खर्च को बुक किया जाता है, जिससे खर्च की विस्तृत जानकारी रहती है कि ये जो खर्च हो रहा है तो किस पर्पज से हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इसके लिए जब वर्ल्ड बैंक का एक ये था, मैंने एक एडवाइस था कि जो भी अगर रेलवे में अगर एक्सपेंडिचर की जा रही है तो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग हो, फंक्शनल अकाउंटिंग हो, यानी कहने का मतलब कि जो भी खर्च हो वो जस्टिफाइड हो। हाँ, इसके लिए वो लोकेशन को डिवाइड किया गया ताकि जैसे अगर रेलवे अगर किसी वर्क का प्रोजेक्ट के लिए अगर लोन ले रही है तो वो एक हम रिपोर्ट देना होता है कि जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो फाइनेंशियली जस्टिफाइड और फाइनेंशियली वायबल जो प्रोजेक्ट है उसी पर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ये एलोकेशन को जो मोस्ट माने ज़्यादा वाइब्रेंट बनाया गया और उसको डिवाइड किया गया। इसके आधार पर जैसे फंड, अब दूसरा बात मुख्य बिंदु होता है फंड का। तो फंड जो है तो डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड होते हैं कि जैसे कोई भी काम करने के लिए फंड अवेलेबिलिटी जो होता है वो हम फंड के माध्यम से उसका वर्णन करते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है कि जो हम एसेट क्रिएट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट अगर रेलवे लगाती है तो उसको हम कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो डे टू डे जो रेकरिंग नेचर का जो खर्च है, जो हमारा ऑपरेशन किसी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए जो खर्च होता है, रूटीन वर्क खर्च होता है, वो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें हम एक कैपिटल आउटले जिसको कहते हैं, तो उसमें उस फंड का सोर्स जो होता है वो लोन फ्रॉम जनरल रेवेन्यू। तो जो जनरल रेवेन्यू से जो हमको लोन मिलता है उसको हम कहते हैं कि उसका सोर्स जो होता है कैपिटल होता है। दूसरा होता है डीआरएफ। जैसे रेलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे ट्रैक है, उसका मेंटेनेंस के लिए जो खर्च होता है तो उसको हम डीआरएफ फंड से रिलेटेड करते हैं। अगर कोई हमारा एसेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पुराना है, उसका मेंटेनेंस है, उसका रिपेयरिंग है, उस पर खर्च जो किया जाता है वो डीआरएफ फंड से किया जाता है। इसमें डीआरएफ फंड का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होता है कि एक तो हम जनरल रेवेन्यू से इसमें अप्रोप्रिएट किया जाता है डीआरएफ में, और डीआरएफ का जो फंड बैलेंसेस होता है उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी इंटरेस्ट जो होता है एक्यूमुलेट होता है डीआरएफ फंड। इसके बाद एक डीएफ होता है। तो डीएफ फंड को 4 भाग में
डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो पहला DF1 होता है वो होता है पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटी। तो DF2 जो होता है वो लेबर वेलफेयर वर्क होता है, और DF3 जो होता है अनरिम्यूनरेटिव वर्क होता है फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैंने किसी चीज का अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो DF3 से किया जाता है। और DF4 जो होता है मूल रूप से सेफ्टी वर्क। इसके अलावा रेलवे बोर्ड एक नया फंड क्रिएट किया है, जो आप पहले जो SRSF फंड था वो फंड को एबॉलिश करके एक RRS के फंड कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कि रेलवे संरक्षा कोष। तो ये रेलवे RRS के जो फंड होता है उसको भी मूल रूप से रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराने हो गए हैं, जो हमारा जो एसेट्स पुराने हो गए हैं, ट्रैक जो पुराने, उसके रिपेयरिंग के लिए, जो भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए जो खर्च का जरूरी होता है, तो उसको हम RRS के फंड से प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपका कैपिटल फंड होता है। तो कैपिटल फंड होता है कि डे बाय डे जो हमारा पहले जनरल रेवेन्यू से जो हमारा लोन मिलता था, उस लोन में गिरावट होने के कारण क्या हुआ कि कुछ हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, गेज कन्वर्जन में, ओपन ट्रैक बिछाने में, ये सब में फंड की कुछ दिक्कत हो रही थी। तो उस को ख्याल करते हुए हमने कैपिटल फंड का ये किए, कैपिटल फंड को बनाया गया। और आपका 1493 में ये लागू हुआ था कैपिटल फंड में। जो रेवेन्यू जो हमारा सरप्लस होता है उसको इस फंड में अप्रोप्रिएट किया जाता है। और इसका भी मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी अगर हमारा एसेट क्रिएशन और एसेट एक्विजिशन करना होता है, तो हम अपना कैपिटल फंड से पैसा प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद एक RSF फंड होता है। तो RSF फंड होता है, ये मूल रूप से आपका 29 और 30 प्लानेट 29 और 30 जो है रोड ओवर ब्रिजेज और रोड अंडर ब्रिजेज का जो वर्क होता है, वो आपका RSF फंड से ही पैसा उसका प्रोवाइड किया जाता है। इस फंड का 1/4/2001 में बनाया गया था, और इसका मुख्य सोर्स ऑफ फंड का सोर्सिंग जो है वो DF के से जो ये फंड का जो है DF से ही पैसा को अप्रोप्रिएट करके इस फंड में प्रोवाइड किया जाता है, जो प्लानेट 29 और 30 के खर्च के लिए इसका प्रोविजन किया जाता है। इसके अलावा सबसे एक इम्पोर्टेंट फंड है पेंशन फंड, जो आप लोग जानते होंगे। पेंशन फंड में होता है कि जो भी हमारा स्टाफ रिटायरमेंट होता है और रिटायरमेंट जो बेनिफिट दी जाती है, तो उसका पैसा जो है पेंशन फंड से ही अवेलेबल कराया जाता है। इस फंड को भी हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा पैसा होता है, तो इसका एप्रोप्रिएशन टू पेंशन फंड भी किया जाता है। ये आपका NCPF माने जो NCPF मैंने नॉन कंट्रीब्यूटरी जब फंड को जब बनाया गया था 1964 और 65 में, तो उसमें पेंशन फंड का ये किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके तहत हमको NCPF के तहत हम स्टाफ की जो पैसा जो होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के माध्यम से, इस फंड का जो भी पैसा एप्रोप्रिएट होता है, तो इस फंड में ही सोर्स ऑफ फंड इसका होता है। इसके अलावा जो होता है एक CSRPF फंड, जो पहले जो फंड प्रोविडेंट फंड का था, तो उस फंड को इसमें एप्रोप्रिएट किया गया। और इसमें जो फंड का जो पेंशन फंड का जो बैलेंसेस होता है,
वो मुख्य रूप से पेंशन फंड में उसका ये क्रेडिट होता है। ये पेंशन फंड है जो जिसको जो स्टाफ रिटायरमेंट होते हैं उसकी बेनिफिट जो है पेंशन फंड से ही किया जाता है। इसके अलावा एक आप लोग रेलवे जो है डिफरेंट वर्क कराने के लिए एक अलग से जो फंड ये किया गया है मैंने एस्टेब्लिश किया है जिसको हम EBR कहते हैं। EBRIF माने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फंड। तो ये जो हमारा एक रूटीन वर्क का जो फंड है उसमें ये फंड शामिल नहीं होता है। ये हमारा रेलवे अकाउंट का रेलवे अकाउंटल में ये शामिल नहीं होते हैं, बल्कि ये फंड जो है दूसरे पब्लिक सेक्टर से जो फंड को अवेलेबल मैंने मार्केट से फंड जो अवेलेबल कराया जाता है, तो इस फंड को हम कहते हैं EBR। तो EBR का फंड का मुख्य रूप से जो पैसा होता है वो आपका न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्शन, डबलिंग और ट्रैफिक फैसिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए खर्च किया जाता है। तो ये 2015-16 में इस फंड की स्थापना की गई थी। इसमें LIC और रेलवे और LIC के आधार पर ये दोनों का एक ज्वाइंट एग्रीमेंट हुआ था, जो एक फंड का निर्माण किया गया जिसमें LIC 1,50,000 मैंने आपका 1,50,000 करोड़ जो है माने 1.5 करोड़ जो है 1.5 लाख करोड़ जो है आपका इस फंड को क्रूशियल प्रोजेक्ट के कॉम्पिटिशन करने के लिए क्रूशियल प्रोजेक्ट माने जैसे आपका गेज कन्वर्सन हुआ, डबलिंग हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस फंड को यूटिलाइज किया जाता है। इसकी अकाउंटल के लिए टाइम टू टाइम रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस होता है और जिसके तहत इस फंड का बुकिंग और सोर्स ऑफ फंड को अवेलेबिलिटी कराया जाता है। ये आपका टोटल फंड का व्यवस्था हुआ कि जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी प्रपोजल को लिए जैसे हम ROR देखते हैं कि फाइनेंशियली जस्टिफाइड है कि नहीं, प्रॉपर एलोकेशन में ये इसका एलोकेट किया गया कि नहीं, ये सब निर्धारण के बाद क्या होता है कि तब जाकर कोई प्रपोजल को हम कॉन्फ्रेंस देते हैं या रेडी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट को मिलता है तो उसमें देखा जाता है कि उसमें एक टाइम फ्रेम होता है कि इतना समय के अंदर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। तो ये टाइम गाइडलाइन जो दिया गया जाता है तो कभी कभी इसमें देखा जाता है कि ये जो कुछ एक प्रॉपर जो समय का निर्धारण किया जाता है कि इस समय में इस वर्क को पूरा करना है, तो जब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो ये धरातल पर देखा जाता है कि ये वर्क जो है समय पर ना पूरा होकर ज्यादा समय लेता है, जिसको हम कहते हैं टाइम ओवररन। तो इस तरह का टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन के कारण जो होता है कि हमारा जो मूल रूप से जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा जो था खर्च करने का जो अलॉटमेंट था वो फंड
बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण जो होता है रेलवे को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसमें हम इसको कहते हैं कि टाइम ओवर रन एंड कॉस्ट ओवर रन, तो बिंदु है जिसके आधार पर रेलवे ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो टाइमली पूरा हो, और उसका कॉस्ट जो ऑलरेडी मूल रूप से एस्टिमेट किया गया है उसी कॉस्ट के प्रोविजन में खर्च हो। तो ये टाइम ओवर रन होता है कि जो भी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने का जो एक समय निर्धारण किया जाता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट मान ली 5 साल का निर्धारण किया कि 5 साल में पूरा करना है, किंतु ये हकीकत धरातल पर जब काम शुरू होता है तो 5 साल की जगह ये 6 साल 7 साल में पूरा होता है। तो इसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ये जो है प्रोजेक्ट को टाइम ओवर रन करना पड़ता है, चाहे कॉस्ट ओवर रन होता है। तो टाइम ओवर रन के लिए मूल रूप से दो चार बिंदु है जिसके कारण जो होता है कि टाइम टेकिंग जो है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने में ज्यादा समय लेता है। जैसे कोई भी अगर बजट में अगर वर्क अप्रूव्ड हो गया है, सैंक्शन हो गया है, तो उसका डिटेल एस्टिमेट को उसके बाद जो डिटेल एस्टिमेट को जो सैंक्शन किया था उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगने के कारण जो होता है प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। दूसरा ये है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री और एजेंसी से जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है वर्क के लिए, उसमें अगर टाइम लिंगर होता है, टाइम डिले होता है, उसके कारण भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आजकल प्रपोजल होता है उसमें इन्वायरमेंटल चार्जेस का ये होता है, माने क्लॉज जुड़ा होता है। इन्वायरमेंटल क्लॉजेज में होता है कि डिफरेंट मंत्रालय से जाकर उसका क्लियरेंस लेने पड़ता है, जिसके कारण लेट ये प्रोजेक्ट को लिंगर होता है, प्रोजेक्ट डिले होने में ये कारण बनता है। दूसरा ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट मूल रूप से जो शुरू में निर्धारण किया गया था उसमें देखा गया कि जब वर्क एग्जीक्यूट होता है तो उसमें मटेरियल मॉडिफिकेशन होता है, मतलब उसमें कुछ न्यू मटेरियल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, चाहे उसका कुछ वर्क का प्लानिंग चेंज हो जाता है, जिसको हम माने मटेरियल मॉडिफिकेशन के कारण जो होता है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने में देरी होता है। और एक और कारण है कि जैसे फंड ऑफ अलॉटमेंट होता है, तो फंड ऑफ अलॉटमेंट जो है वो जो है प्रत्येक साल फंड अवेलेबल नहीं हो पाता है। अगर फंड अवेलेबल भी होता है तो जितना रिक्वायर्ड फंड है उतना फंड नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक कारण बनता है टाइम ओवर रन का प्रोजेक्ट को पूरा करने में। और दूसरा एक ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कुछ काम करने में फेल्यूर हो रहा है, चाहे किसी कारण से कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क के एग्जीक्यूशन करने में अगर डिस्प्यूट आ रही है और उसके तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दी जा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है टाइम ओवर रन के लिए। और एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में और एजेंसी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में समय लगता है, इसको हम कहते हैं टाइम ओवर रन। ठीक इन सेम वे कॉस्ट ओवर रन का भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसके तहत जो है कॉस्ट ओवर रन होता है। कॉस्ट ओवर रन का मतलब कि जिस समय प्रोजेक्ट को कंकरेंस दिया गया तो उस समय प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था, अब कंप्लीशन होते होते वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, जो ऑलरेडी मूल रूप से जो पहले एस्टिमेट किया था उस एस्टिमेट से अगर कॉस्ट एक्सीड हो जा रहा है तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ओवर रन। तो कॉस्ट ओवर रन के लिए भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ फैक्टर जैसे कंट्रोलेबल होता है, कुछ फैक्टर अनकंट्रोलेबल होता है। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में ये होता है कि जैसे एस्केलेशन इन प्राइसेस हो गया, फिर मटेरियल जैसे मटेरियल जो प्रोजेक्ट में लग रहा है उस मटेरियल के दाम में, जैसे सीमेंट है, स्टील है, ऐसे परमानेंट मटेरियल जैसे रेल, ब्लॉक, ये सब मटेरियल जो है
इसकी दाम अगर सडन अगर एस्केलेशन हो रहा है तो इसके कारण कॉस्ट ओवररन बढ़ता है। दूसरा बात है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, दूसरा है कि इंक्रीज अगर इलेक्ट्रिकल प्राइसेस, एनर्जी कॉस्ट, हाँ लेबर रेट्स अगर ये सडन अगर हाइक कर रही है तो इसके कारण भी कॉस्ट ओवररन बढ़ने का संभावना हो जाता है। और तीसरा मूल बिंदु होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट काम हो रहा है, चल रहा है, उसमें अगर कुछ एडिशनल आइटम को इंट्रोड्यूस करना है, इसको उसका कुछ डिजाइनिंग और उसका प्लानिंग में कुछ मूलभूत रूप से परिवर्तन करना है, अगर लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन हो रहा है, मटेरियल मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो ये भी एक कारण बनता है कॉस्ट ओवररन के। दूसरा होता है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट लेकर कॉन्ट्रैक्ट को बिंदु लेकर अगर डिस्प्यूट हो रही है, इसके तहत हमको आर्बिट्रेशन और कोर्ट ऑफ लॉ का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसके तहत होता है कि हमारा कॉस्ट ओवररन बढ़ता है। और दूसरा ये होता है कि अगर जो प्रोजेक्ट में कुछ जो प्रायोरिटी जिस आधार पर प्रोजेक्ट को लिया गया है, अगर मैनेजमेंट के द्वारा उस प्रायोरिटी में कुछ चेंजिंग की जा रही है तो उसमें भी कॉस्ट ओवररन का बढ़ने की संभावना होती है। और एक और भी कारण होता है कि जो बजट अलॉटमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ है, अगर बजट अलॉटमेंट जितना होना चाहिए उतना अगर प्रॉपर अलॉटमेंट अगर फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया जा रहा है, उसको अगर लिंगर किया जा रहा है, तो इसके कारण भी कॉस्ट ओवररन होता है। एक और मूल बिंदु होता है कि जब मूल रूप से जब वर्क को करने के लिए जब कॉन्फ्रेंस लिया गया था, तो उस समय जो एस्टिमेट का निर्धारण किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कि जिस समय ये वर्क का कॉन्फ्रेंस लिया गया था, उस समय अगर प्रॉपर एस्टिमेशन अगर नहीं किया गया हो तो ये भी एक मूल बिंदु बन रहा है कॉस्ट ओवररन के लिए। तो ये सब जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर को दूर तभी किया जाता है अगर इसमें प्रोजेक्ट प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर प्लानिंग की जाए, प्रोग्रामिंग एंड शेड्यूलिंग प्रॉपर अगर मॉनिटरिंग किया जाए और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। और ये भी ध्यान है कि समय सीमा के अंदर ही प्रॉपर फ्लो ऑफ फंडिंग का अलॉटमेंट भी होना चाहिए कि जो हम वर्क कर रहे हैं तो उसका एक फंड अवेलेबल हो। तो ये सब अगर ये वो स्टेप अगर दिया जाता है तब ये सब कॉस्ट ओवररन और टाइम ओवररन को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इसके तहत क्या हुआ कि रेलवे बोर्ड जो है कि कोई भी वर्क का ये जो लंबा लिंगर हो जाता है, ड्यूरेशन कॉस्ट ओवररन बढ़ जाता है, चाहे टाइम ओवररन बढ़ जाता है, तो इसके तहत रेलवे 2018-19 में रेलवे अम्ब्रेला वर्क का प्रोविजन किया गया है। अम्ब्रेला वर्क का जो प्रोविजन हुआ है तो उसमें अम्ब्रेला वर्क का जो प्रोविजन किया गया तो उसमें है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है कि दो तरह का वर्क किया गया है कि जिसमें एक अम्ब्रेला वर्क आता है कि एक रेलवे पर ही और एक वन जोनल रेलवे पर से रिलेटेड हो, एक होता है मोर देन वन जोनल रेलवे जिसको हम अम्ब्रेला वर्क में तहत आता है। तो ये दो तरह का अम्ब्रेला वर्क होता है, एक होता है एक जोनल रेलवे, वन जोनल रेलवे, और दूसरा होता है मोर देन वन जोनल रेलवे। तो मोर देन वन जोनल रेलवे का प्रोडक्शन यूनिट का होता है तो उसमें एक नोडल एजेंसी होता है, जो नोडल एजेंसी जो है अम्ब्रेला वर्क को एक मॉनिटर करता है, जो रेलवे बोर्ड द्वारा मॉनिटर जो एक नोडल एजेंसी को बनाया जाता है जिसके तहत अम्ब्रेला वर्क का कंसिडरेशन किया जाता है। अम्ब्रेला वर्क में ये देखा जाता है कि जो सैंक्शन्ड वर्क है वो वर्क जो है अपना समय सीमा के अंदर जो है उसको कॉम्प्लीशन करने के लिए प्रॉपर फंडिंग की व्यवस्था की जाए। और इस अम्ब्रेला वर्क में होता है कि 2.5 करोड़ का जो कॉस्ट होता है वो रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है और 2.5 करोड़ के नीचे जो होता है वो उसकी कॉम्पिटेंसी ऑफ सैंक्शन जो होता है आपका
जोनल GM द्वारा किया जाता है। ये मूल रूप से फाइनेंस का ये ऑब्जर्वेशन है, जिसके तहत हम लोग पर कोई भी प्रपोजल अगर सही ढंग से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस होता है, ये वेटिंग होता है। बस मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर कुछ अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हेलो, अब मैं अपना ये यहीं पर अपना लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। अगर कुछ पूछना है तो कुछ आप लोग डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ हेलो हाँ सर, आवाज कंटिन्यू है सर, बोलिए सर। हेलो, हाँ सर, आवाज क्लियर है सर आपकी। आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए, क्लियर आवाज है। हाँ ठीक है सर, आवाज क्लियर आ रही है, कंटिन्यू रही है सर। हाँ, कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ। थैंक यू सर, बहुत ज्यादा जानकारी दिया आपने। और कंप्लीट बाकी हो गया किसी ना लोग समय? को कुछ डाउट है तो क्लियर हो, क्लियर कर पूछ प्रमोद जी, लीजिए। हेलो। किन्हीं का कोई डाउट है तो आप सर से पूछ सकते हैं। सर जितना कुछ बताया उसमें अगर किन्हीं को कोई डाउट है पूछ लीजिए। सब हेड के बारे में जो बोल रहे हैं तो जैसे एक और बोल दिए तो। हेलो सर। हेलो महेश जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है, आप बोलिए सर। हाँ तो कोई डाउट 4-10 तो हो गया। ठीक है, और कुछ कोई क्वेरी था इनका, पूछ रहे हैं, बोलिए बोलिए इनका अच्छा। फिर से एक बार बोल दिए तो। क्या क्वेश्चन था, फिर से दोबारा रिपीट करिए, आवाज कट गई थी आपकी। सब सर बोले सब हेड के बारे में जो बोले हैं ना, कि जो लास्ट में प्राइमरी जो सब हेड के बारे में एक बार फिर से बोलने के लिए सर। हाँ, सब हेड इसके के बारे सब हेड के बारे में जी। थोड़ा सा बता दिया जाए। हाँ, लेफ्ट कर गया रहता है, ठीक ठीक है, एक बार उनसे हम जवाब दिलवा देंगे कि सब हेड क्या है। सब हेड है ना क्वेरी आपका? ठीक है, जी चलिए जी सेशन, थर्ड सेशन एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। एसके सिंह जी सर ठीक। ने छोड़ दिए हैं, वो क्योंकि घर पे ही कुछ पर्सनल कारण से अब नहीं अटेंड कर पाए थे। और तो फिर कल हम लोग मॉर्निंग में फर्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं दोबारा। फर्स्ट सेशन जो है ठीक। कल का पीके झा सर का है, प्रभुकांत झा, पेंशन बताएंगे वो। और ऐसा पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रहिए, फीडबैक देते रहिए। सर का अगर अच्छा क्लास लगा तो अच्छा फीडबैक, खराब लगा तो खराब फीडबैक, -1 2 3 भी दे सकते हैं, जैसा भी हो। ठीक है, सबका धन्यवाद विशेष रूप से। सब लोग ज्वाइन करने का प्रयास किए, सब लोगों ने लगभग ज्वाइन किया है। संख्या तो थोड़ा कम था, 28-29 लोग ही पहुंच पाए। सबका स्पेशल थैंक्स। और सेशन कंटिन्यू रखिए, फीडबैक देते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। वंस अगेन प्लीज जो हम लोग का ट्रेनिंग क्लासेस है उसका आज का सेशन एंड करते हैं। नेट ही नहीं पकड़ा था सुबह में फर्स्ट क्लास में, वो काफी देर नेट ही नहीं आया था।
थोड़ा सा इशू हो रहा था नेटवर्क का, क्योंकि आ गया था, सही बात बोल रहे हैं, तो 12-15 से क्लास भी स्टार्ट हुआ था और कुछ था, टेक्निकल इशू था, नेटवर्क का ही इशू था, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ा होगा, सबके साथ दिक्कत हुआ था। तो ऐसा रेयर होता है, इतने में कल आज फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार हुआ। हम लोग का प्रयास रहता है कि उसको बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराएं। फर्स्ट दिन मेरा हुआ है आज फर्स्ट डे किए हैं ज्वाइन? नहीं, फर्स्ट दिन ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, काफी देर हाँ, नहीं हुआ। यहाँ से हमारे यहाँ से प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम हो गया से हमारे यहाँ से। चलिए ठीक है, ठीक चलिए है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग। ओके, हैव अ नाइस डे। फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कर एक घंटे लगा। Welcome to your school.